नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकली हुई सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 हिंदी इंटरव्यू के ऊपर। इस नोटिस में आप देख रहे हैं कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 हिंदी का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसके संदर्भ में आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे कि परिणाम जारी होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, उसके ऊपर कुछ चर्चा कीजिए। तो हमने भी कुछ सोचा और लगा कि आप सभी को इंटरव्यू की तैयारी को लेकर क्या बताएं। उसके पहले मन में आया कि एक बार एमपीपीएससी की वेबसाइट को हम देखें, कोई अपडेट हो। उस अपडेट के बाद हम इंटरव्यू को लेकर चर्चा करेंगे। तो जैसे ही वेबसाइट हमने ओपन किया तो देखा कि एक नोटिस आई हुई है 25 सितंबर 2024 को, जो कि हिंदी के परिणाम से संबंधित है। तो पहले हम इस नोटिस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके बाद इंटरव्यू को लेकर बात करेंगे कि कितने अंकों का इंटरव्यू है, कब तक हो सकता है और इंटरव्यू की तैयारी करते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो नोटिस आई हुई है 25 सितंबर 2024 को, उसमें लिखा गया है आयोग द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 28/2022 दिनांक 30/12/2022 के संदर्भ में सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 हिंदी का परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 85/34/22/2024 दिया हुआ है क्रम के माध्यम से दिनांक 25/9/2024 को घोषित किया गया। उक्त घोषित परीक्षा परिणाम के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर एवं उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में केवियट याचिका दायर की जा रही है। यह विज्ञप्ति समस्त अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित की जाती है। तो ये जो नोटिस आई हुई है, ये जितने भी विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे हुए थे, चाहे उनका साक्षात्कार में नाम आया हुआ है, सबके लिए सूचना प्रेषित की गई है कि जो रिजल्ट आया हुआ है उस पे केवियट याचिका दायर की गई। अब ये केवियट याचिका क्या होती है, तो इसके लिए भी हमने थोड़ा सर्च किया आप सभी को समझाने के लिए कि ये जो परिणाम आया हुआ है, परिणाम आने के बाद आप देख रहे हैं कि अलग-अलग उच्च न्यायालयों में जबलपुर हो गया, ठीक है, इसके बाद इंदौर, फिर ग्वालियर, इन तीनों में अलग-अलग तरीके से केवियट याचिका दायर की जा रही है। अब ये क्या होती है? केवियट एक कानूनी शब्द है, जिसमें कानूनी नोटिस कोर्ट में दाखिल किया जाता है और कोई भी आदेश या निर्णय जब आएगा तो दाखिल करने वाली जो पार्टी है, उसके संज्ञान में उस आदेश या निर्णय को रखा जाएगा, उसके बिना बताए हुए आगे की चीजें नहीं होंगी। और ये केवियट है 90 दिनों तक वैध होता है। यानी ये जो आपकी वैकेंसी है, ये कोर्ट परिणाम के ऊपर आधारित है। कई लोगों ने इसमें याचिकाएं दायर की हुई हैं जो असंतुष्ट हैं या फिर किसी चीज को लेकर वो इस परीक्षा में शामिल नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने कोई ना कोई केस किया हुआ है। तो ये वैकेंसी उसी के आधार पर आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब जिन भी विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा, उनके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इसमें लंबा वक्त लगेगा। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, कम से कम 90 दिनों को तो हम देख ही सकते हैं कि इसमें इंटरव्यू को खींचा जा सकता है, या फिर आयोग ये नोटिस के बाद आगे की कार्यवाही जल्दी से करना चाहता है तो वो कर भी सकता है। लेकिन जो भी आदेश या निर्णय आएंगे वो उस पार्टी के संज्ञान में जरूर रहेंगे, उसको बताना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक परीक्षा प्राध्यापक परीक्षा का जो पैटर्न था वो बड़ा लंबा चौड़ा था। मैं जब इस पे पहली बार चर्चा किया था तो भी बताया था कि पहली बार कोई ऐसा आयोग है जो लगभग 1000 नंबर का एग्जाम ले रहा है। 900 नंबर का यहाँ पर ये एग्जाम हुआ था, जिसमें आप लोगों ने 800 तक का एग्जाम दे लिया है। जो भी विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं, ये मानकर चलिए कि वो 800 नंबर के एग्जाम को दे चुके हैं। अब आगे की जो बारी है वो है इंटरव्यू की, जो कि 100 नंबर का होता है। और ये 100 नंबर का इंटरव्यू बहुत कुछ निर्धारित करेगा। अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छा नंबर लाए हैं तो भी ये 100 नंबर काफी कुछ हेर फेर कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये 100 नंबर काफी नंबर होते हैं अगर हम किसी भी इंटरव्यू को तो देखें तो। वैसे भी
विश्वविद्यालयों में भी 100 नंबर के इंटरव्यू होते हैं, इसी में हेर-फेर हो जाता है, ठीक है? तो ये देखिए 100 नंबर्स को आपको अच्छे से ही लेने की कोशिश करनी चाहिए। हालाँकि वास्तविकता को भी समझना है कि अगर ये नंबर 20, 25 या 30 नंबर के होते, तो जो भी बच्चे रिटेन में अच्छे नंबर लाए थे, उनके लिए थोड़ा अच्छा रहा होता। लेकिन ये 100 नंबर कुछ ज़्यादा है। फिर भी आपको एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में पॉज़िटिव होके जाना पड़ेगा और ये मानकर चलना होगा कि आप इस 100 नंबर में भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे। तो देखिए इसमें पूरी चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पर बता दिया गया है इस 8वें पॉइंट के माध्यम से कि जो इंटरव्यू होगा 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। उसमें ये नहीं है कि आपको इतना नंबर लाना ही होगा, तभी आप इसमें क्वालीफाई होंगे। ऐसा कुछ न्यूनतम अंक नहीं है। यानी कि जो एक्सपर्ट हैं, उनको भी एकदम से ओपन स्वतंत्र रखा गया है कि किसी को 100 में वो 90 नंबर भी दे सकते हैं और किसी को 100 में वो 50 नंबर भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। 100 नंबर काफ़ी होता है अगर इंटरव्यू के दृष्टिकोण से देखें। फिर भी हमें सकारात्मक रूप में ही इसको देखना होगा, चूँकि इतना इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगता है कि इंटरव्यू का नंबर जितना कम हो, उतना बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही वहाँ पर ऊ ऊपर-नीचे या फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी कम से कम यहाँ जुड़े हुए हैं, वो लिखित परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे, अच्छे नंबर उनके होंगे। बाकी जो 100 नंबर्स हैं, उसमें भी वो अच्छे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो जितने भी तरीके के इंटरव्यू के बारे में हमने चर्चा की है, चाहे वो केवीएस के एग्ज़ाम को लेकर किया हो, पीजीटी एग्ज़ाम्स को लेकर, चाहे वो यूपी पीजीटी इंटरव्यू के मार्गदर्शन के रूप में आप सभी को बताया हो, या फिर तमाम विश्वविद्यालयों का जो अनुभव रहा है, उनको लेकर, या फिर आयोगों के संबंध में जो भी हमने इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है, सभी इंटरव्यू को अगर आप मानकर चलते हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको फ़ॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर इंटरव्यू के लिए कौन-सी किताब पढ़ें? तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंटरव्यू की कोई किताब भी आती है, कोई किताब नहीं आती है। हाँ, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए कम से कम हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास है, भाषा विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, रस, छंद, अलंकार है, मतलब हिंदी व्याकरण, उसको अच्छे से आप पढ़कर जाइए और जो हिंदी की पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, उनको अच्छे से ज़रूर ध्यान में रख के जाइए। अगर आपने एमफ़िल किया है, पीएचडी किया है, तो अपने टॉपिक को भी अच्छे से कवर करके जाइए। तो मोटे तौर पर आपको क्या ध्यान में रख के जाना है? कोई किताब स्पेशली नहीं है कि यहीं से सवाल पूछा जाएगा या फिर मैं कोई किताब बता दूँ, जिसको पढ़कर आप उस इंटरव्यू में जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हिंदी साहित्य को समग्र रूप में पढ़ के जाना है, ठीक है? आज इसमें आपको इतिहास भी पढ़कर जाना है। इतिहास जब मैं कह रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि काव्य, गद्य और जो भी विमर्श हैं, उनको जोड़कर जाना है। हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको दे दिया जाए पढ़ाने के लिए विमर्श से रिलेटेड, तो आपको मोटे तौर पर एक समझ विकसित करके जानी होगी कि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ सवाल पूछा जाए, तो हम वहाँ पर निधड़क होकर आंसर दें। फिर इससे जो टफ आता है वो भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को लेकर कई बार विद्यार्थी डरे हुए रहते हैं कि कहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है कि भाषा विज्ञान में आपको टू द पॉइंट ही बात रखनी पड़ेगी। अगर आपको उत्तर आ रहा तो आप बता पाएँगे, नहीं आ रहा है तो फिर आपको सीधे-सीधे कहना पड़ेगा कि हम बाद में इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे इसको। उम्मीद जगा के रखना पड़ेगा आपको। फिर आपको काव्य शास्त्र से रिलेटेड चीज़ों को भी देखना है। काव्य शास्त्र में भारतीय और पाश्चात्य दोनों। इसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी व्याकरण। कई बार हमने देखा है कि इंटरव्यू में विद्यार्थी को चेक करने के लिए हिंदी व्याकरण से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। उसमें भी रस हो गया आपका, फिर छंद हो गया, फिर अलंकार हो गया। तो रस, छंद, अलंकार हम अगर विधिवत रूप से देखें तो 8वीं 9वीं क्लास तक ही पढ़ते हैं। बाद में वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर है या फिर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तब थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू में चूँकि बोलना है, परीक्षाओं में तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको तुरंत जवाब देना है, तो आपको रिवीजन ज़रूर करके जाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से जवाब दे पाएँगे। खास तौर से जो कठिन शब्द हैं, उनको भी लिखने का प्रयास आप कीजिए। कई बार हमने बोर्ड में देखा है कि लिखने के लिए बोल दिया जाता है कि आप इन शब्दों को लिखिए।
तो देखिए कोई किताब तो नहीं है, लेकिन जिन जिन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है वो सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास कोई न कोई होगा ही, भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ न कुछ चीजें आप जानते ही होंगे, काव्य शास्त्र को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, हिंदी व्याकरण को आपको रिवीजन करके जाना है। तो इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू में बोलने लायक हो जाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं कुछ जरूर वहां पर बोलूंगा, जो भी सवाल पूछा जाएगा मैं बताऊंगा। आपके लिए प्लस पॉइंट और हो जाएगा जब आप पीएचडी धारक हो, तो पीएचडी से कुछ ना कुछ सवाल पूछे ही जाएंगे और आपको इससे स्पेस मिलता है। पीएचडी के बहाने आपके विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया जाएगा और ढेर सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो पीएचडी वालों के लिए एक लाभ तो होता ही यहाँ पर, थोड़ा सा उनके लिए एज मिलता है, उनको इसका एक तरीके से कहें हम तो फायदा मिल जाता है। ठीक है ना? तो कोई किताब नहीं इस तरीके से कि आपको ये चीज बता दिया जाए कि ये चीज पढ़िए, लेकिन आप मोटे तौर पर आप अपने मन में इन सभी चीजों को जरूर ध्यान में रख के जाइए। एक दिन एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर, अगर किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो हम सॉरी बोलेंगे कि क्षमा मांगेंगे? तो देखिए आपको व्यवहारिक रहना है, बहुत ज्यादा आपको दिखाना नहीं है कि आप जीवन भर हिंदी की ही सेवा कर रहे हैं, दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते, ऐसा भी नहीं दिखाना है। अगर आप सॉरी भी कह देते हैं तो बहुत ज्यादा गुनाह नहीं कर रहे हैं। अगर आप बहुत बोलेंगे कि क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो ये भी लग रहा है कि आप बोर्ड को थोड़ा सा चिढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहारिक चीज है वही बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे आप सामान्य दिनों में बोलते हैं। मेन इंटरव्यू का मतलब यही है कि सामान्य तौर पर बातचीत करना और एक दूसरे से परिचित होना और एक दूसरे के सवालों और जवाबों के माध्यम से अ, जो भी कैंडिडेट है उसको समझना और परखना और उसी आधार पे नंबर्स का निर्धारण करना। तो मान लीजिए आपसे 20-25 सवाल पूछे जाएंगे, तो उसमें से अगर आप 15 का भी जवाब देते हैं तो भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस है। ये जरूरी नहीं है कि आप 25 सवाल का जवाब देकर आए और एकदम से प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कीजिए। व्यवहारिक जो आपका स्वभाव है उसके अनुसार ही इंटरव्यू में उपस्थित होने का प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए आप कभी नहीं बोलते हैं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ या फिर मैं क्षमा मांगता हूँ और आप जाकर इंटरव्यू में बोल रहे हैं, तो फिर लगेगा कि ये जानबूझकर हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो नॉर्मली अगर आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कीजिए। प्रायः हिंदी विषय के साथ यही दिक्कत होती है कि कई वहाँ पर सदस्य बैठे रहते हैं जो कि इन चीज़ों को लेकर टोका-टाकी भी करने लगते हैं, बोलना भी शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक इंटरव्यू में गया और शुरुआत में मैंने बोल दिया कि एक्चुअली में, तो हमारे एक वहाँ पर मेंबर बैठे हुए थे एक्सपर्ट, उन्होंने अपने शर्ट का बटन ऐसे खुला हुआ था, एक ही मोड़ में ऐसे किया हुआ था। देखा जाए तो जो बोर्ड में मेंबर हैं, उनका भी ड्रेस होता है, उनको भी बैठने का पूरा ढंग होना चाहिए, तभी तो आप दूसरे का मूल्यांकन कर पाएँगे। लेकिन मैंने देखा कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि एक ही बार में लेके मोड़ा हुआ था यहाँ तक। तो उन्होंने इसको और टाइट करना शुरू कर दिया और बोला कि यार मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। एक्चुअली जो आपने बोला है, उसको अगर हिंदी में बोलते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो कोशिश कीजिए कि हिंदी में आप अगर चीज़ों को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वो बोर्ड के वातावरण और परिवेश के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके का बोर्ड है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदी भाषी होगा या फिर हिंदी के प्रति एकदम से उसका जुड़ाव होगा, तो इधर-उधर के शब्दों को लेकर थोड़ा वो आपको टोक सकता है। या फिर कोई अगर नॉर्मल होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो आपके पर्सनैलिटी के ऊपर निर्भर करता है और सामने वाला आपको किस नज़रिए से देख रहा है। मान लीजिए सामने वाला आपके मुस्कुराहट पर भी खुश हो रहा है, तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर सामने वाला आपकी मुस्कुराहट को देख के आग बबूला हो रहा है, तो फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे? अक्सर आपने सुना होगा कि इंटरव्यू में जाओ तो थोड़ा-सा मुस्कुराते रहो और एकदम मतलब प्रफुल्लित रहो कि हाँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। लेकिन कई बार कोई ज़्यादा मुस्कुराता है तो उसका भी गलत असर पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई आपको उत्तर नहीं आ रहा है और आप मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो फिर उसका गलत अर्थ वहाँ पर जा सकता है। आपके लिए वो आपका अंक काटने में भी सहयोग कर सकता है। तो नॉर्मली कहने का मतलब जैसे आप रहते हैं वैसे ही रहना है। तो देखिए, हमने इंटरव्यू को लेकर आपसे खूब चर्चाएँ की हुई हैं। चाहे वो यूपी हायर का इंटरव्यू हो, चाहे अलग-अलग जो अभी मैंने राजस्थान के बारे में चर्चा की थी, तो वहाँ के जिलों को लेकर हमने कुछ उदाहरण दिए थे। आप मध्य प्रदेश में जा रहे हैं और जिस इलाके से हैं, जिस जिले से हैं और जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, वहाँ के बारे में थोड़ा जानकारी रख कर जाइए। अब मान लीजिए किसी के दिमाग में आ गया कि
आप वहाँ से हैं और वो जगह बहुत ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक जगहों का थोड़ा-सा लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो लाभ हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हिंदी साहित्य को पढ़ने के साथ-साथ अपने बारे में और अपने इलाके के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ी-सी जानकारी आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप अपने दिमाग में चिंतन-मनन करते रहेंगे कि कैसे-कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरे एरिया से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरे सब्जेक्ट से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरे लिए कौन-सा क्षेत्र अच्छा है, जिसमें मेरी रुचि है, तो मैं किसको बताऊँगा? कोई कौन-सा रचनाकार मेरे लिए प्रिय है, तो आप उसको एकदम से तैयार करके जाइए। मान लीजिए आपने आधा-अधूरा तैयार किया है और उसको प्रिय बता दिया, तो कहीं से भी छोटा-सा भी सवाल पूछ लिया जाए और आप नहीं बताएँगे, तो थोड़ा-सा इंटरव्यू आपका प्रभावित होने लगेगा और आपको खुद लगेगा कि मैं किस तरीके से तैयारी करके आया हूँ। और उसी बोर्ड में कोई अगर बैठा रहेगा, बोलेगा कि इंटरव्यू देने आए हो, थोड़ा पढ़कर भी आया करो, तो फिर आपको तो लगेगा कहीं चुल्लू भर पानी मिले और मैं इसमें डूब मरूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो जो चीज़ें हैं मैं साफ-साफ आप लोगों को बता देता हूँ ताकि मन में किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसलिए मन को इधर-उधर मत भटकाइए, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपको बस रिवीजन करना है। एक बार एमपीपीएससी के सिलेबस को भी दोबारा देख लीजिएगा। अ, जो भी चीज़ें सिलेबस में लगी होंगी, खास तौर से मध्य प्रदेश का जो लोक संस्कृति वाला हिस्सा है, उसको और थोड़ा-सा एक बार रिवाइज़ करके आप जा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंटरव्यू पर तो मैं लगातार चर्चा करता रहा हूँ। मध्य प्रदेश को लेकर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनको कि आप अपने दिमाग में रखेंगे या फिर उसके आधार पर तैयारी करेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी चीज़ों के लिए आप कमेंट्स के लिए स्वतंत्र हैं, कमेंट्स कीजिए, फिर उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।